नमस्कार, किसान समाचार में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले मुख्य समाचार। बागवानी को प्रोत्साहित करने के लिए बिहार सरकार की बड़ी पहल। बिहार बागवानी मिशन योजना के तहत राज्य सरकार फलों के पौधे लगाने पर 50% का दे रही है अनुदान। गर्मियों में सलाद के राजा खीरे की खेती करके किसान कमा सकते हैं अधिक मुनाफा। स्वाद और सेहत से भरपूर खीरा गर्मियों में शीतलता और शरीर में पानी की कमी को करता है पूरा। देश में दक्षिण भारत, उड़ीसा और बिहार, झारखंड में भीषण गर्मी को लेकर मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। वहीं अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में अगले 5 दिनों तक बारिश की है संभावना। तो वहीं पंजाब, लक्षद्वीप और केरल में भी बारिश और धूल भरी आंधी चलने से लोगों को रहना होगा सतर्क। और खबरें विस्तार से। बिहार सरकार ने राज्य में कृषि को बढ़ावा देने के लिए एक नई पहल की है। जी हां, बिहार में रहने वाले लोग अपने घरों की छतों और अपने घरों में खाली पड़ी जगह पर खेती करके न केवल मुनाफा कमा सकते हैं, बल्कि उनके इस काम में राज्य सरकार भी उनकी मदद करेगी। बागवानी करने वालों के लिए बिहार सरकार द्वारा राज्य में बिहार बागवानी मिशन योजना नाम से एक बहुत ही अच्छी योजना चलाई जा रही है। इस योजना में बिहार में पहले से आम, केला और पपीता शामिल हैं। अब इसमें अमरूद को भी शामिल कर लिया गया है। इस योजना के तहत राज्य सरकार द्वारा अब किसानों को फलों की बागवानी करने पर 50% अनुदान राशि दी जाएगी। बिहार के सभी किसान मुख्यमंत्री बागवानी मिशन योजना के तहत केला, लीची, आम, अमरूद इत्यादि फलों के पौधे लगाकर सरकार से 50% तक की अनुदान राशि प्राप्त कर सकते हैं। इस योजना के तहत बिहार में पहली बार 5 हेक्टेयर में अमरूद की खेती की जाएगी। इस योजना का लाभ ऐसे किसान उठा सकते हैं जिसके पास कम से कम 25 बीघा जमीन हो। बिहार बागवानी मिशन योजना में पहली बार अमरूद को जोड़ा गया है। अब बिहार के किसान उसकी खेती करके बागवानी को बढ़ावा देंगे। इस योजना के तहत पहले से केला, आम और पपीता की खेती की जाती थी और अब अमरूद की भी खेती की जाएगी। बिहार में 2 किस्मों की खेती की जाएगी, जिसमें इलाहाबादी सफेदा और सरदार अमरूद शामिल है। योजना का मुख्य उद्देश्य लोगों को बागवानी के लिए प्रोत्साहित करना है। इस योजना के तहत किसानों को सरकार द्वारा 50% अनुदान राशि प्राप्त होगी। बिहार बागवानी योजना के माध्यम से लोगों को घर पर रुकी हुई प्राकृतिक एवं स्वादिष्ट फल, सब्जियां आदि प्राप्त होंगे। छत पर बागवानी करने से वृक्षारोपण के प्रति और अधिक कदम उठाएंगे। लोगों में हरियाली और पेड़ पौधों को रोपित करने का भाव उत्पन्न होगा। बिहार बागवानी मिशन योजना के तहत राज्य सरकार के अनुसार 50% अनुदान के बाद प्रति हेक्टेयर 50,000 रुपए के प्रोजेक्ट पर 3 किस्तों में धनराशि खर्च होगी। पहले वर्ष में 60% तक धनराशि मिलेगी, ये 30,000 रुपए तक होगी। शेष धनराशि किसानों के खाते में भेज दी जाएगी। दूसरे साल में 10,000, तीसरे साल में भी 10,000 रुपए ही सब्सिडी मिलेगी। बिहार बागवानी मिशन योजना के तहत 5 हेक्टेयर में आम का बाग लगाया जाना है। प्रति हेक्टेयर 100 पौधों पर 18,000 रुपए खर्च होंगे। आम की प्रजाति में मालदा, गुलाब खास, आम्रपाली, मलिका, बम्बईया शामिल हैं। बिहार बागवानी मिशन योजना के अंतर्गत आम, लीची, अमरूद, केला इत्यादि फलों को शामिल किया गया है। और खीरे को सलाद के रूप में सबसे ज्यादा खाया जाता है। खीरा गर्मी से शीतलता प्रदान करता है और हमारे शरीर में पानी की कमी को भी पूरा करता है। इसीलिए गर्मियों में इसका सेवन काफी फायदेमंद बताया गया है। किसान गर्मियों में बाजार की मांग को देखते हुए ज़्यादा सीजन में खीरे की खेती करके अच्छा लाभ भी कमा सकते हैं। खीरा एमबी, मेलिब्डेनम और विटामिन का अच्छा स्रोत है। खीरे का प्रयोग त्वचा, किडनी और दिल की समस्याओं के इलाज और एल्काइजर के रूप में किया जाता है। वैसे तो खीरे को रेतीली और भारी मिट्टी में भी उगाया जा सकता है, लेकिन इसकी खेती के लिए अच्छे जल निकास वाली बलुई एवं दोमट मिट्टी काफी अच्छी रहती है। खीरे की खेती के लिए मिट्टी का पीएच मान 6 से 7 के बीच होना चाहिए। इसकी खेती उच्च तापमान में अच्छी होती है, वहीं ये पाल सहन नहीं कर सकता, इसीलिए इसकी खेती जायद सीजन में करना अच्छा रहता है। ग्रीष्म ऋतु के लिए इसकी बुआई फरवरी और मार्च के महीने में की जाती है। वहीं वर्षा ऋतु के लिए इसकी बुआई जून जुलाई में करते हैं। वहीं पर्वतीय क्षेत्रों में इसकी बुआई मार्च और अप्रैल माह में की जाती है। जायद में उच्च तापमान के कारण अपेक्षाकृत अधिक नमी की जरूरत होती है।
गर्मी के दिनों में हर सप्ताह हल्की सिंचाई करनी चाहिए। वर्षा ऋतु में सिंचाई वर्षा पर निर्भर करती है। ग्रीष्मकालीन फसल में 4 से 5 दिनों के अंतर पर सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज महाराष्ट्र के माड़ा में जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार किसानों के विकास के लिए सहकारी समितियां बनाएगी। आने वाले 5 वर्षों में सरकार का लक्ष्य 2 लाख सहकारी समितियां बनाने का है। साथियों, आप सभी जानते हैं कि जो छोटा किसान होता है उसके पास भंडारण की पर्याप्त सुविधा नहीं होती है, इसलिए उसे मजबूरी में कम दाम पर अपनी उपज बेचनी पड़ती है। अब हमने दुनिया की सबसे बड़ी अन्न भंडारण योजना पर काम शुरू किया है। इसकी जिम्मेदारी भी सहकारी संस्थाओं को दी गई है। इससे किसान को अपने हिसाब से उपज मार्केट में लाने का विकल्प मिलेगा। प्रधानमंत्री ने टमाटर, आलू और प्याज किसानों के लिए सरकार की तरफ से विशेष राहत दिए जाने की बात भी कही। बीजेपी ने अपने संकल्प पत्र में प्याज, टमाटर और आलू किसानों की उपज की भी चिंता की है। आने वाले 5 साल में देश भर में विशेष स्टोरेज क्लस्टर बनाए जाएंगे। इसका बहुत बड़ा फायदा महाराष्ट्र के प्याज किसानों को होगा। और पीएम मोदी ने कर्नाटक के सिरसी की अपनी हालिया यात्रा के दौरान अंकोला की फल विक्रेता मोहिनी गौड़ा से मुलाकात की। पीएम मोदी ने कर्नाटक के उत्तर कन्नड़ जिले के सिरसी में एक सार्वजनिक रैली में हिस्सा लिया और हेलीपैड पर पहुंचते ही उन्होंने सबसे पहले मोहिनी गौड़ा से मुलाकात की। मोहिनी गौड़ा अंकोला की एक फल विक्रेता हैं और वे अंकोला बस स्टैंड पर पत्तों में लिपटे हुए फल बेचती हैं। उनकी एक अनोखी विशेषता है कि यदि कुछ लोग फल खाकर पत्ते फेंक देते हैं तो वह पत्ते उठाकर कूड़ेदान में फेंक देती हैं। पीएम मोदी ने उनके अच्छे काम के लिए उनकी सराहना की। बीते कुछ वर्षों से समय पर बारिश न होने के चलते किसानों की खरीफ फसल को काफी नुकसान हो रहा है, जिसको देखते हुए सरकार ने किसानों को नहरों से समय पर पानी देने के लिए तैयारी शुरू कर दी है। इसके लिए जल संसाधन विभाग ने किसानों को सिंचाई के लिए पानी देने के लिए मानक संचालन नियमावली SOP जारी की है। इसमें किसानों को गर्मा, रबी और खरीफ सीजन में पानी दिया जाएगा। बिहार सरकार ने इस साल राज्य में किसानों को सिंचाई के लिए पानी की उपलब्धता हर हाल में सुनिश्चित करने की सरकार के स्तर पर बड़ी पहल की शुरुआत की है। इसके तहत किसानों को नहरों से पानी की उपलब्धता और सहज हो जाएगी। उन्हें जरूरत के अनुसार फसलों की सिंचाई के लिए पानी मिलेगा। जल संसाधन विभाग के द्वारा जारी SOP के तहत अब नहरों की रोजाना मॉनिटरिंग की जाएगी। नहर टूटने, सीपेज की स्थिति में नहरों की मरम्मत और उन्हें सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी भी दी गई है। और हमारे देश में कई ऐसे कारोबार हैं जहां कम लागत में बड़े मुनाफे की गुंजाइश होती है। इनमें से ही एक है फूलों का कारोबार। सरकारी नीतियों और सुविधाओं की वजह से फूलों का कारोबार बढ़ता ही जा रहा है। आइए देखते हैं ये खास रिपोर्ट। चाहे पूजा पाठ हो या प्रेम की अभिव्यक्ति, कोई शादी विवाह का कार्यक्रम हो या किसी मंदिर की साज सज्जा, फूलों की सुंदरता से हर महफिल में 4 चांद लग जाते हैं। रंग बिरंगी पंखुड़ियाँ, अनोखी खुशबू और अनेकों प्रकार के फूल भारतीय संस्कृति के हर पहलू में विशेष महत्व रखते हैं। अपनी इसी अहमियत से विशेष अवसरों पर फूलों की खरीद भी काफी बढ़ जाती है। दिल्ली की भागदौड़ से दूर एक जगह ऐसी भी है जहां फूल के कई सारे रंग और उनकी मन मोह लेने वाली खुशबू हवा में फैली रहती है। आज हम खड़े हैं गाजीपुर मंडी के फूल मार्केट में, जहां पर लोकल से लेके एक्सोटिक सारे फूल उपलब्ध है। आइए बात करते हैं यहाँ के फूल विक्रेताओं से और जानते हैं पिछले कई सालों में किस तरह से ट्रेंड्स बदले हैं और किन फूलों की डिमांड बढ़ी है। सर्दियों में खासकर अभी के समय में मार्केट में इतनी ज़्यादा हलचल रहती है, जिस वक्त बाहर के जो भी मटेरियल होते हैं सबसे ज़्यादा खपत अपने दिल्ली के मार्केट में ही होती है, जिस वजह से आपको बेंगलोर वगैरह और साउथ में चले जाइए, तेलंगाना, फिर अपना गुजरात, उसके बाद
महाराष्ट्र हर जगह से मटेरियल यहाँ आते हैं। कट फ्लावर है, इंग्लिश फ्लावर्स, ये सब बंच के हिसाब से थे। तो लोगों का जैसे डेकोरेटर हो अपना अपना हिसाब है, कितना किसी को 100 बंडल की ज़रूरत है, किसी को 500 की ज़रूरत है, जैसे मतलब छोटे बड़े जो होते हैं उस हिसाब से अपने अपने डिमांड के हिसाब से ले जाते हैं। भारत सरकार ने फूलों की खेती को 100% निर्यात उन्मुख होने का दर्जा दिया है। फूलों की मांग लगातार बढ़ने के कारण फूलों की खेती कृषि में महत्वपूर्ण वाणिज्यिक व्यवसाय में से एक बन गई है। एक रिपोर्ट के मुताबिक 2022 में भारत में फूलों का बाजार करीब 23,000 करोड़ रुपए का था, जिसके 2028 तक 40,600 करोड़ रुपए तक पहुंचने की उम्मीद है। वहीं निर्यात की बात करें तो भारत से वित्त वर्ष 2022-23 में दुनिया भर में 708 करोड़ रुपए मूल्य के 21,024 मीट्रिक टन फूलों की खेती के उत्पादों का निर्यात किया है। पिछले कुछ वर्षों में फूल उद्योग में डिजिटल इंडिया का योगदान भी महत्वपूर्ण रहा है। कितना आपको लगता है कि डिजिटल इंडिया का इसमें रोल रहा है? जैसे अभी आप पेटीएम से पेमेंट कर रहे थे, तो आपके यहाँ भी ऑनलाइन पेमेंट आता होगा, तो इसमें क्या रोल रहा है? पैसे की दिक्कत होती है, चेंज का वैसे भी देने के लिए पेटीएम होता है, कोई दिक्कत नहीं होती। डिजिटल इंडिया पहल और बेहतर परिवहन और कनेक्टिविटी से भारत में फूलों की खेती और इसके व्यापार के लिए बड़ी संभावनाएं हैं। फूलों का काम करने वाले कारीगर पीएम विश्वकर्मा योजना का भी लाभ उठा सकते हैं और अपना कारोबार बढ़ा सकते हैं। साथ ही आने वाले समय में फूलों की खेती से नई तकनीक के उपयोग से फूलों की पैदावार बढ़ेगी और व्यापार बढ़ने से फूल व्यापारियों को अच्छा मुनाफा भी होगा। दिल्ली की गाजीपुर फूल मंडी में ग्राहकों की रौनक हमेशा बनी रहती है। यहाँ के दुकानदारों का कहना है कि शादी का सीजन हो, वैलेंटाइन वीक हो या कोई पर्व त्योहार का मौका, अक्सर ही ग्राहक यहाँ आते हैं अपनी दुकानों के लिए भी और पर्सनल यूज के लिए भी। यहाँ से फूल होलसेल दामों पर खरीद कर लेके जाते हैं। कैमरा पर्सन शिव सुमन के साथ अंबिका रश्मि, डीडी न्यूज। अब बात करते हैं मौसम की। देश के कई हिस्सों में इस समय काफ़ी ज़्यादा गर्मी पड़ रही है। खासतौर पर दक्षिण भारत, ओडिशा और बिहार, झारखंड में मौसम विभाग ने अगले 5 दिन दक्षिण भारत में लू जारी रहने का अनुमान व्यक्त किया है। अगले 5 दिन तेलंगाना, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और पुडुचेरी में लू की स्थिति बनी रहेगी। अगले 2 दिन पश्चिम बंगाल, सिक्किम और गुजरात में भी लू जारी रहने का अनुमान है। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों के दौरान ओडिशा और बिहार में भीषण गर्मी जारी रहने का अनुमान व्यक्त किया है। वहीं असम, त्रिपुरा, गुजरात, तमिलनाडु और पुडुचेरी में अगले 2 दिन गर्म और आर्द्र मौसम रहेगा। देश के पूर्वी हिस्से में अधिकतम तापमान 1 से 2 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ सकता है। इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में अगले 5 दिन तक बारिश की संभावना व्यक्त की गई है। वहीं पंजाब, लक्षद्वीप और केरल में भी बारिश और धूल भरी आंधी चलने की संभावना है। और आइए अब जानते हैं देश भर की मंडियों का भाव। ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में सरसों के कारोबार में मजबूती का रुख रहा, जबकि कुछ मंडियों में इस दौरान सरसों के भाव में कोई बदलाव देखने को नहीं मिला। एग मार्केट के मुताबिक राजस्थान की मालपुरा मंडी में तेजी के साथ कारोबार हुआ। यहां 27 अप्रैल को सरसों 5,040 रुपए क्विंटल पर बिकी थी, जो 29 अप्रैल को 100 रुपए उछलकर भाव 5,140 रुपए क्विंटल पर जा पहुंचा। राज्य की सूरतगढ़ मंडी में भी बढ़त के साथ सौदे हुए। यहां 27 अप्रैल को सरसों का भाव 4,722 रुपए था। 29 अप्रैल को इसमें 23 रुपए की मजबूती हुई और भाव 4,745 रुपए क्विंटल हो गया। राजस्थान की ही जयपुर मंडी में भी बढ़ोतरी का सिलसिला जारी रहा। 27 अप्रैल को सरसों का भाव रहा 4,754 रुपए। 29 अप्रैल को इसमें 13 रुपए की मामूली तेजी आई और भाव 4,767 रुपए क्विंटल हो गया। उत्तर प्रदेश के डिबाई मंडी में बीते 2 दिन यानी 27 और 29 अप्रैल को सरसों का भाव 5,650 रुपए क्विंटल पर बना रहा।
कृषि मंत्रालय की ओर से जारी दूसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक 2023-24 के दौरान 126,96,000 टन सरसों पैदा हो सकती है, जबकि पिछले सीजन की पैदावार 126,43,000 टन थी। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी दूसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक 2023-24 के दौरान कुल तिलहन की पैदावार 365,99,000 टन हो सकती है, जो पिछले साल की तुलना में 47,56,000 टन कम है। आपको बता दें कि बीते साल तिलहनी फसलों की उपज 413,55,000 टन रही थी। कृषि उपज मंडियों में इन दिनों प्याज की आवक सामान्य बनी हुई है। भाव की बात करें तो सोमवार को जलालाबाद, जयपुर और तुलसीपुर मंडी में प्याज के सौदे नरमी के साथ हुए, जबकि राजकोट मंडी में इस दौरान प्याज के भाव में बढ़त देखने को मिली। एग मार्केट के मुताबिक पंजाब की जलालाबाद मंडी में प्याज का कारोबार भारी गिरावट के साथ हुआ। यहां 27 अप्रैल को प्याज का भाव था 2,200 रुपये। 29 अप्रैल को प्याज का भाव 700 रुपये गिरकर 1,500 रुपये रह गया। राजस्थान की जयपुर मंडी में भी प्याज के सौदे सुस्ती के साथ हुए। 27 अप्रैल को प्याज का भाव रहा 1,750 रुपये। 29 अप्रैल को इसमें 150 रुपये की नरमी आई और भाव 1,600 रुपये क्विंटल पर आ गया। उत्तर प्रदेश की तुलसीपुर मंडी में कमजोरी का सिलसिला जारी रहा। यहां 29 अप्रैल को प्याज का भाव 5 रुपये लुढ़क कर 1,725 रुपये से 1,720 रुपये रह गया, जबकि गुजरात की राजकोट मंडी में इस दौरान प्याज के सौदों में तेजी के साथ कारोबार हुआ। यहां 27 अप्रैल को प्याज का भाव था 1,000 रुपये। 29 अप्रैल को इसके सौदे 50 रुपये लुढ़क कर 1,050 रुपये पर हुए। इस साल घरेलू स्तर पर प्याज की उपज में कमी देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय की ओर से बागवानी फसलों के लिए जारी पहले अग्रिम अनुमान के मुताबिक देश में प्याज की उपज बीते साल से कम होने की उम्मीद है। साल 2022-23 के दौरान प्याज की कुल उपज 31.01 मिलियन टन रहने का अनुमान जताया गया है, जबकि बीते साल प्याज की कुल पैदावार 31.69 मिलियन टन रही थी। और आइए अब बात करते हैं मौसमी खेती की। किसान इस मौसम में कैसे रखें अपनी खेती का ख्याल, देखते हैं। असम में धान की बुआई कर लें, किसान मक्के की बुआई कर सकते हैं। मक्के के खेत से पानी की निकासी का उचित प्रबंध करें। यहाँ अदरक और हल्दी की रोपाई करने का समय उपयुक्त है। असम में उड़द और मूंग के खेत से जल निकासी की व्यवस्था कर लें। उड़द और मूंग के खेत में 20 से 25 दिन के अंतराल में निराई भी करें। इसके अलावा केले की रोपाई कर लें। किसान गन्ने की रोपाई के लिए खेत तैयार करें। गन्ने के खेत में कीट लगने की संभावना बनी हुई है। ऐसे में गन्ने के खेत में कृषि विशेषज्ञों की सलाह से कीटनाशक का छिड़काव करें। वहीं आम की रोपाई कर सकते हैं। मेघालय में अदरक और हल्दी की बुआई कर लें। मेघालय के किसान इन दिनों कद्दू की बुआई भी कर सकते हैं। यहाँ लौकी के खेत में पर्याप्त नमी बनाए रखें। लौकी की बुआई भी करें। मेघालय में करेले की बुआई कर सकते हैं। करेले के खेत में सिंचाई करते रहें। किसान बैंगन और लाल मिर्च की रोपाई करें। इस समय टमाटर के खेत में निराई और गुड़ाई कर सकते हैं। टमाटर के खेत से पानी की निकासी की उचित व्यवस्था कर लें। इसके साथ ही स्ट्रॉबेरी की तुड़ाई करें। स्ट्रॉबेरी के खेत में जल निकासी का प्रबंध करें। मेघालय में अनानास की तुड़ाई कर लें। इसके अलावा बीन की बुआई का समय उचित है। ये
समय मूली की पूसा चेतकी किस्म की बुआई के लिए काफी अच्छा है। मूली की पूसा चेतकी की बुआई मध्य अप्रैल से अगस्त तक की जा सकती है। खास बात यह है कि ये किस्म पूरे भारत में किसी भी जगह लगाई जा सकती है। 1 हेक्टेयर में बिजाई करने पर इसकी 250 क्विंटल तक उपज ली जा सकती है। पूसा चेतकी नरम और खाने में कम तीखी होती है। इसकी लंबाई 15 से 22 सेंटीमीटर होती है। इसकी जड़ें लंबी होती हैं और मोटी होती हैं। पत्तियां थोड़ी कटी हुई और गहरे रंग की होती हैं। मूली की पूसा चेतकी किस्म बुआई के 40 से 45 दिन में तैयार हो जाती है। किसान बुआई से पहले खेतों को जोतकर एकदम समतल कर ले, साथ ही खेत में से खरपतवार को पूरी तरह से निकाल ले। बुआई के लिए 9 से 12 किलो बीज 1 हेक्टेयर के लिए काफी रहेंगे। बुआई करते समय पंक्ति से पंक्ति की दूरी 30 सेंटीमीटर और पौध से पौध की दूरी 10 सेंटीमीटर रखें। बुआई के बाद 6 से 7 दिन के अंतराल पर फसल में सिंचाई करते रहे। मूली में चेपा होने का खतरा बना रहता है। इससे बचाव के लिए उचित दवाओं का छिड़काव किया जा सकता है, लेकिन दवाओं का इस्तेमाल सिर्फ आखिरी विकल्प के रूप में ही करें। दवाओं के छिड़काव से पहले फसल पर नीम के घोल या नीम के तेल का छिड़काव करें। अगर इससे कोई फर्क नहीं आए तभी दवाओं का इस्तेमाल करें। ध्यान रखें कि विशेषज्ञों की सलाह से ही दवाओं का छिड़काव करें। और आइए अब जानेंगे कुछ और खबरें खास खबर में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र के माड़ा में जनसभा को संबोधित किया। पीएम ने यहां कहा कि सिर्फ बीजेपी और एनडीए की सरकार ही महाराष्ट्र में विकास का काम कर सकती है। पीएम ने पुणे में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर जमकर निशाना साधा। पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस के शहजादे की बातें खतरनाक हैं। पूछो कि गरीबी कैसी हटती है तो कहते हैं खटाखट खटाखट। चुनावी रैलियों में राहुल गांधी की तरफ से नफरती भाषण देने के मामले में चुनाव आयोग ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को नोटिस जारी किया था। मल्लिकार्जुन खड़गे को 29 अप्रैल तक जवाब देना था, लेकिन कांग्रेस ने जवाब देने के लिए 2 हफ्ते का वक्त मांगा है। खड़गे ने कहा है कि चुनाव में ऐसे नोटिस मिलते रहते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में प्रेस वार्ता की। इस प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी धर्म के नाम पर होने वाले आरक्षण के खिलाफ है, लेकिन अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ी जाति को मिल रहे आरक्षण के साथ है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जेडीएस नेता प्रज्वल रेवन्ना के कथित आपत्तिजनक वीडियो के मामले को आघातजनक बताया। गुवाहाटी प्रेस कॉन्फ्रेंस में अमित शाह ने कहा कि इससे जुड़े आरोप को सहन नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि कांग्रेस अपने मुख्यमंत्री से सवाल करे। गृह मंत्री अमित शाह ने अरविंद केजरीवाल को जेल में मारने की साजिश पर पूछे गए सवाल पर कहा कि दिल्ली में जेल प्रशासन उनकी सरकार के पास है। साथ ही उन्होंने कहा कि अगर कोई खतरा है तो लिखित में देने पर कुछ करेंगे। नई दिल्ली संसदीय क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी बांसुरी स्वराज ने हौसखास में रोड शो किया। रोड शो के जरिए बांसुरी स्वराज ने जनता से विजयी बनाने की अपील की। बांसुरी स्वराज पूर्व मंत्री सुषमा स्वराज की बेटी हैं। हिमाचल प्रदेश के मंडी लोकसभा क्षेत्र से बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ रही अभिनेत्री कंगना रनौत ने किन्नौर में चुनाव प्रचार किया। इस दौरान उन्होंने अपने प्रतिद्वंदी कांग्रेस प्रत्याशी विक्रमादित्य सिंह पर निशाना साधा। प्रचार अभियान के दौरान कंगना हिमाचली वेशभूषा में नजर आई। मंडी लोकसभा से कांग्रेस उम्मीदवार विक्रमादित्य सिंह भी कंगना के खिलाफ प्रचार में जुटे हैं। उन्होंने कहा कि कंगना जिस तरह की भाषा शैली का इस्तेमाल कर रही हैं वह हिमाचल की संस्कृति में नहीं है। विक्रमादित्य ने उन्हें खुली चुनौती दी है कि वो हिमाचल के मुद्दों पर और अपने विजन को लेकर उनसे खुली बहस करें। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री और एनसीपी नेता अजित पवार ने कहा है कि लोकसभा चुनाव में देश की जनता ने तीसरी बार नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाने की तैयारी कर ली है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने राहुल गांधी पर तंज कसते हुए कहा है कि अमेठी में चुनाव हारने के बाद राहुल वहां से गायब हो गए और वायनाड में भी ऐसा ही हो रहा है। साथ ही उन्होंने देश में मोदी की लहर चलने की बात कही। हरियाणा के पंचकुला में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की मौजूदगी में जेजेपी के कई नेता भाजपा में शामिल हुए। भाजपा में शामिल होने वाले सभी नेताओं का स्वागत करते हुए हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश में हुए विकास कार्यों को देखते हुए दूसरे दलों के नेता भाजपा में शामिल हो रहे हैं।
एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी ने आज नौसेना प्रमुख का पदभार ग्रहण कर लिया। एडमिरल आर हरि कुमार के सेवानिवृत्त होने के बाद उन्होंने 26वें नौसेना प्रमुख के रूप में कार्यभार संभाला। इसी के साथ ही आप हमारी पूरी टीम को दीजिए आज्ञा। नमस्कार। खेती की बाधाओं को पाटता एक कार्यक्रम, तकनीकी को नए आयाम तक ले जाता एक कार्यक्रम, नई शोध नई खोजों से रूबरू कराता एक कार्यक्रम। हम बताएंगे कैसे मिलेगा हर समस्या का समाधान, कैसे होगी खेती किसानी आसान। जानने के लिए देखिए कार्यक्रम नए भारत का बढ़ता किसान हर शनिवार शाम 4:30 बजे, पुनः प्रसारण हर रविवार शाम 4:30 बजे दूरदर्शन किसान पर। There are a number of new technologies that are going to have a revolutionary impact. Welcome to the first season of B-Cubed, The machines are able to predict the sentiments in written language, where we uncover AI secrets. On human imagination, because that can never be replaced. Exploring electric vehicles, legal tech, and more. Huge new revolution of electric vehicles. AI technology changing lawyers' lives for 20 years. Painful log of cases that we have pending in our country today. Delving into health, food, and customer desires. We need to eliminate a certain class of foods. What people, customers, consumers want. The body healing itself. Confronting global challenges head-on. And the largest driver that would affect global warming. All diverse domain practitioners under one roof, engaging in groundbreaking discussions. Welcome to B-Cubed, breaking boundaries with Sabir Bhatia. Watch B-Cubed on every Friday at 7:30 p.m. सिर्फ डीडी नेशनल पर, देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। फौजी को सर में गोली लगी है। क्या तुम जानते हो एक ऑफिसर को तैयार करने में पब्लिक मनी कितना खर्च होता है? अच्छा एक बात बताओ, तुम सैनिक लोग सारा दिन करते क्या? टेलीविजन पे न्यूज आती है 10 जवान मारे गए, 15 शहीद हो गए। हम नंबर नहीं है और ना ही नंबर बनना चाहते हैं। पलटन सोमवार से गुरुवार रात 9:30 बजे, पुनः प्रसारण सुबह 11:30 बजे। सिर्फ डीडी नेशनल पर, देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। रिश्तों की अजब कहानी है, वैसे तो सदियों पुरानी है मंज़िल जादू नगरी के, हैरत वाली कहानी है। ये दो दिनों की दास्तां, फलक ज़मीं की है ज़बां, वो तो है ख्वाबों की बनी। देखिए चंद्रमुखी सोमवार से गुरुवार रात 10 बजे। सिर्फ डीडी नेशनल पर, देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। डीडी किसान, बदलते भारत की शान।